नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, बहुत दिनों से आपसे दूर था, सोच रहा था कि क्या बोलें, क्यों बोलें। मेरे बोलने का कोई असर, कोई प्रतिक्रिया होता हुआ कहीं प्रतीत नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तीर छोड़ रहा हूं, ना कहीं जा रहा है ना कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन मित्रों, कई बार होता है कि कुछ मुद्दों को देख करके आप चुप नहीं रह सकते, आपसे रहा ही नहीं जाएगा। अगर आपको समाज के प्रति चिंता, चेतना और समाज में हो रहे घटनाओं से आघात हो रहा हो, कुछ सीखने, समझने और लोगों को उससे कुछ बताने की प्रेरणा मिल रही हो, तो बीइंग ए सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों के हितों की हमेशा मनों में कल्पना करने वाला, महादेव की प्रार्थना में लीन और दुनिया से सुख शांति की खात्मा ना हो, किसी तरह की प्राकृतिक घटनाओं ना हो, इस तरह की भगवान से दुआ मांगने वाला हर इंसान उद्वेलित होता है और चाहता है कि वो ऐसा कुछ करे जिससे समाज में कुछ संदेश जाए। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और बहुत दिनों के अवकाश कहिए, विश्राम कहिए या अलग होने की वजह से आपके बीच न आने की वजह कहिए, आज आया हूं एक बड़ा ही तकलीफ दे समाचार लेकर के और बहुत दुखद घटना लेकर के। हालांकि टीवी पर से जोशी मठ की विपदा को अब हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और राहुल गांधी के यात्रा पर ही फोकस है, क्योंकि जोशी मठ कई लोगों के पापों का परिणाम है। जोशी मठ में हुए घटना ना सिर्फ वहां के निवासियों के मकान में दरार पड़ा है, बल्कि इंसानियत की दरार साफ दिख रही है। हो सकता है वो दरार कल भर जाए, लेकिन जो दरार के जिम्मेदार हैं, क्या उन पर कभी कोई दरार पड़ेगा, दाग पड़ेगा, उन पर किसी तरह की कोई प्रश्न उठ पाएगा क्या? आज इसी विषय पर आपके साथ हूं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी लोगों के पास इसको भेजें, ताकि लोगों को इस विभत्स और बहुत घटनाओं से सीखने समझने को मिले। मित्रों, जोशी मठ में क्या हुआ है यह मैं क्या बताऊं, दुनिया समाचार चैनलों के माध्यमों से जान चुकी है। लेकिन यह क्यों हुआ है और इसका जिम्मेवार कौन है, यह किसी ने नहीं बताया। और मेरा तो टैगलाइन है कि आपके इस महत्वपूर्ण चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जिस पर कोई और लोग ना तो बताना चाहते हैं या उनको बताने दिया जाता है। इसलिए उन वजहों पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, हमको इस घटना से बहुत पहले जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि जोशी मठ में क्या हो रहा है, क्यों हुआ है। मित्रों, जब जोशी मठ में सरकार की सहयोग और उद्योगपतियों की कुदृष्टि पड़े इस पावन पवित्र देवभूमि पर, तो हर पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों के हितों को चाहने वाला, पहाड़ की पानी जवानी को अविरल बहते रहना और उत्पन्न रूप से बने रहने के जो लोग चिंतित थे, चाहत रखते थे कि भाई पहाड़ बर्बाद ना हो, पहाड़ में विनाश ना हो, उन सब लोगों ने इसका खूब विरोध किया था। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। तब इतने समाचार चैनल सक्रिय नहीं थे, फेसबुक लाइव, यूट्यूब और समाचार संचार का इतना व्यवस्था नहीं था। लेकिन अखबारों के फोटोग्राफर्स और अखबारी कतरन अगर आप देखेंगे पुराना पहले जा करके, तो वह सब चीज शीशे की तरह से आपको साफ साफ दिखेगा। वहां के स्थानीय लोगों ने उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहिष्कार किया, धरने पर बैठे लोगों के ऊपर पथराव किया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। सब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनसे रास्ता करना चाहा कि भाई यह आपके भले के लिए है, मैं तो दूर से आया हूं, यहां जो कुछ होगा उसका असर सिर्फ आप पर पड़ेगा, उससे आप प्रभावित होंगे।
तो पहाड़ के लोगों ने यह कहा कि भाई आप हमारा विकास रोकना चाहते हैं। अब पहाड़ के लोग संसाधन विहीन है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक माचिस की तिल्ली लेने के लिए कई किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरना पड़ता है या ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ता है। जिंदगी बड़ी दुरूह हो गई है। अगर कोई व्यवस्था, सुविधा, सुख हमको प्राप्त हो रहा है सरकार के माध्यम से, उद्योगपतियों के माध्यम से, तो आप इसमें रोड़ा मरा रहे हैं। इससे हमारा रोजगार सृजित होगा, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे तो पर्यटन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। मतलब हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और आसान हो जाएगा, जो अभी बड़ा दुरूह और नश्वर हो चुका है। वैज्ञानिकों ने कहा कि आप क्षणिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पहाड़ हैं वो अभी बड़े कच्चे हैं। अभी पहाड़ परिपक्व नहीं हुआ, ये जमने की इस प्रक्रिया से है। पहाड़ सैकड़ों हजारों साल की प्रक्रिया के बाद जा करके वो जमता है और ठोस होता है। जो हमारे पहाड़ी इलाके में भूस्खलन और पत्थरों को गिरना, लैंड स्केल, ये जो आता रहता है, उसका वजह है कि पहाड़ खिसक रहा है, अपने आप को सेट कर रहा है, अभी पूरा सेट हुआ नहीं है। इस प्रक्रिया में अगर वहां पर किसी तरह का भी प्राकृतिक विरोध या पहाड़ के विरोध कोई काम किया जाएगा तो प्रकृति अपना बदला लेगी, और प्राकृतिक बदला बड़ा विभत्स, भीषण और दुखदायी होता है। लेकिन लोगों ने माना नहीं। नेताओं ने लक्ष्यदार भाषण दिया, उद्योगपतियों ने प्रलोभन दी, और वहां पर विकास की अविरल गंगा बहने लगी। आज वहां सुरंग बन रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से उसका पहाड़ का सीना चीरा जा रहा है। लैंड ब्लास्ट, माइन ब्लास्ट से उसको पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। तो एक तो कच्चा पहाड़ और ब्लास्ट की धमक से जो वहां पर कंपन पैदा होती है, उस वजह से वहां पर पूरे जोशीमठ को क्षतिग्रस्त करने की कारण है। अब समाचार चैनलों पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि समाचार चैनल के सभी पत्रकारों के, रिपोर्टरों का एक सुनियोजित प्रयास है कि वो सुरंग में जा रहे हैं, ऐसे दीवार में उंगली लगा के सुन के बता रहे कि देखिए, अगर यहां पर बारूद से विस्फोट किया जाता तो बारूद की बदबू जरूर होती। देखिए, कोई बदबू नहीं। टीवी पर आपको बदबू महसूस होती नहीं, जो वहां पर है उसके बताए बात पर आप भरोसा कर रहे हैं। और समाचार चैनलों की प्रतिष्ठा इतनी गिर गई है कि विकास के प्रभाव में या विकास करने वाले लोगों के दबाव में वो झूठी खबरें और झूठी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यहां पर कोई बारूद का विस्फोट नहीं हुआ है। और यह इसलिए किया जा रहा है कि वो उनका कोई लालच, दबाव या प्रभाव होगा जो स्थानीय लोगों के हितों के ऊपर होगा। किस तरह का लाल दबाव प्रभाव होगा आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज वही लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं कि हमको मुआवजा चाहिए, हमारा विस्थापन बढ़िया से हो, हम जिस स्तर के घर पे रहे उस तरह का घर मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। कितना मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा, यह भविष्य जाने। वो अच्छी बात है कि वहां एक नौजवान मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी जैसी सहिष्णु सरकार है, तो शायद कुछ बेहतर हो। लेकिन क्या रोटी तोड़कर रोटी बन सकती है? जितना बढ़िया आपका अपना घर था, किसी दूसरे की दी हुई भीख क्या उतना आनंददायी हो सकता है? आप अपने मेहनत, ईमानदारी और अपने श्रम से बनाए हुए आशियाने में जो आलीशान होने का अनुभव प्राप्त करते होंगे, क्या दूसरे के बंगले में आप उस तरह की सुकून, शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि जोशीमठ से हमको क्या सीखने को मिला। मित्रों, सबसे बड़ी सीख यह रही कि आप क्षणिक लाभ के लिए अगर दूरगामी नुकसान को नजरअंदाज करेंगे तो स्थिति इसी तरह की होगी कि आपके नीचे की जमीन खिसक जाएगी और आप पूरा घर समेत भरभरा करके जमीन में समा जाएंगे। समय रहते अगर आप बचा लिए गए, जैसे जोशीमठ में बचाया जा रहा है, तो ठीक है, नहीं तो जब भुज में भूकंप आया था तो कहां लोग भाग पाए थे। या जो भूकंप आती है, भूस्खलन से घरों के घर नीचे चले जाते हैं, कहां लोगों को पता चलता है कि यहां कोई लोग भी था।
पहाड़ में कई तरह का घर मकान, गांव का गांव पता नहीं चलता कि यहां पर था, क्योंकि पहाड़ फैला, गांव अंदर चला गया, फिर पहाड़ बंद हो गया, पता ही नहीं चला, वो जमीन में समा गए। यही बात आज हर मामले में हो रहा है। आज वोट बैंक के लालच में मुस्लिम परस्ती की जो हद हो गई है, वह उसी तरह का सीन क्रिएट कर रहा है जो आजादी के टाइम में जब हमारा देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ, तो जिन्ना ने एक उस वक्त के मंडल साहब थे जिनको प्रभावित किया और लालच दिया कि भाई देखो तुम हमारे यहां जाओगे तो ये मीम भीम कोलैबोरेशन से पाकिस्तान मजबूत बनेगा और आपको सम्मान दिया जाएगा। मंडल साहब ने लालच में आकर के, जिन्ना के दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के, पद पैसा और प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में अपने दलित भाइयों को ले जा करके पाकिस्तान बनवा दिया। क्योंकि अगर मंडल साहब का समर्थन नहीं मिलता तो आज जितना बड़ा पाकिस्तान है उतना बड़ा नहीं होता, एक रुमाल के टुकड़े के बराबर भारत के सामने होता और कुछ नहीं कर पाता। लोगों को तब भी समझ नहीं आएगी जब तब के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि भाई देखिए, जब धर्म के आधार पर एक देश का बंटवारा हो रहा है और वहां पर धार्मिक उन्माद में उन्मादित लोग जा रहे हैं, तो वो आपके धर्म का कितना सम्मान कर पाएंगे। तो मंडल साहब ने अपने लालच में, अपने प्रभाव दबाव की वजह से लोगों को बताया कि तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम तो दलित हो, हिंदू हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब गणेश से, भगवान से, सीता से, दुर्गा से। लोग उनके प्रभाव से प्रभावित हुए और पाकिस्तान चले गए। जिस तरह से आज जोशीमठ में प्राकृत तुरंत ही बता दिया कि हमारे साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है, कितना विभत्स, घातक और खतरनाक होता है, उसी तरह का घटना वहां भी हुई। भारत से करीब करीब तब के 20% से ज्यादा दलित आबादी मंडल साहब के बहकावे में पाकिस्तान चली गई थी। और तब शायद 18-20%, जो आज भारत में मुसलमानों की स्थिति है, इतना ही करीब करीब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी हो गई थी। और जिन्ना पूरा देश में ये कहता चला गया कि मेरा धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और यहां पर हिंदू भी है, वो सब लोग हैं। और उससे उसको संयुक्त राष्ट्र में मदद मिला, दुनिया के सामने अपना आप को बढ़िया बनाने समझाने में मदद मिला। लेकिन बहुत जल्द सांप ने अपना केंचुल छोड़ा, फन फैलाया और विष से सभी लोगों को डसा। स्थिति इतनी बुरी हुई कि वहां के लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। उनके पास वहां के स्थानीय मुसलमानों ने एक शर्त रखा कि दो ही ऑप्शन है, जान दो या इज्जत दो। इस्लाम धर्म तो तुमको तब भी कबूल करना ही करना है, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं, ये मजबूरी में है। इस्लाम तो आपको स्वीकार करना ये ऑप्शन में नहीं है, ये जरूरी है। लेकिन उसके पहले, इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले जो दो चीजें हैं वो दो, या तो जान दो या अपने बेटी बहनों का इज्जत दो। जो लोगों ने जान देना बेहतर समझा, उसमें से लाखों लोग मरे। कुछ लोगों को वहां के मुसलमानों ने मार दिया और कुछ लोगों को स्वयं आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मंडल जो यहां से सब्जबाग दिखा करके ले गए थे, रातों रात भाग करके भारत में शरण लिए, उसी भारत महान में शरण लिए जिसको तोड़ करके पाकिस्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जीना से ज्यादा खतरनाक प्लान बना करके जो गए थे। और भारत के पवित्र सरजमी पर कीड़े की तरह से रेंगते हुए मरे, कीड़े पड़ गए थे। यहां तक स्थिति आ गई थी कि शरीर का हर अंग कीला पड़ गया था, क्योंकि जितनी हमारी बहन बेटियां पाकिस्तान गई थी इस लालच में कि हमारा मंडल साहब हमको लेकर के जा रहे हैं और हमारा मुल्क बनेगा, क्योंकि यह तो हिंदू धर्म हमारा है नहीं है। उन्होंने देखा कि उनके साथ कितनी बेहयाई, व्यभिचारी और किस तरह का व्यभिचार हो रहा है। उनकी आत्मा रोई, और आत्मा रोता है हमारे बेटियों का तो उसका असर मंडल के शरीर से कीड़ा पड़ने के रूप में निकलता है। आज जोशीमठ के बहाने हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आप क्षणिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। जब जमीन खिसकेगी तो आप कहां जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे प्रार्थना है कि और बहुत सारे क्षणिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान किया जा रहा है और वो राजनीतिक दल के लोग करते हैं। एक शुभारंभ नीतीश कुमार ने भी किया है। उन्होंने जातीय जहर घोल करके जो महारत हासिल की थी उसको और बड़ा
और प्रभावित करने के लिए जातीय जनगणना का एक गंदा, खतरनाक और सबसे बड़ा खेल खेल दिया है। अब बिहार में जब यह गिनती हो जाएगी कि कौन कितना है, तो अब अपनी अपनी कुनवा जैसी होने वाली स्थिति होगी, जैसे पहले कबीले के सरदार हुआ करते थे और कबीलाई स्थिति देश में थी। बिहार समृद्ध राज्य, शिक्षित राज्य और संपन्न राज्य को कबीला बनाने का जो प्रयास नीतीश कुमार ने किया है, उसका भी परिणाम बहुत जल्द दिखेगा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेताओं के बहकावे में जो भोले भाले लोग आ रहे हैं, वो आज बेशक उन्मादित हो रहे हो कि मेरी जात की जनगणना हो रही है और अब मुझे पता चल जाए कि मैं कितना हूं। बहुत जल्द उनका भी हाल जोशी मठ जैसी भीषण और खतरनाक होने वाली है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन मेरी प्रार्थना भगवान कितना सुनेंगे इस बात पर मुझे संदेह है और भरोसा है कि आप जरूर प्रभावित होंगे। इसीलिए जोशी मठ के पावन पवित्र मठ की सौगंध खा करके आप सोचना शुरू करिए कि जिस तरह से जोशी मठ के स्थानीय लोगों ने तत्कालिक आंदोलनकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और भूगर्भ वैज्ञानिकों के बातों का अपने लालच में अवहेलना किया और आज परिणाम भुगत रहे हैं। आज की परिस्थिति में हम अगर यह नहीं सोच पाएंगे तो क्या होगा, सोचिएगा जरूर, क्योंकि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और विचार युक्त जरूर है। और तब तक मुझे इजाजत दीजिए। महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।